हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। और वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होंगी, एक तो लीनियर होंगी और साथ में कैसी होंगी, कांस्टेंट कोफिशिएंट की होंगी। कांस्टेंट कोफिशिएंट। जब भी हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था तो बिल्कुल स्टार्टिंग के दिन हमने एक बात समझी थी कि हमारे पास P किसके इक्वल होता है, वो होता है इसके इक्वल। Q किसके इक्वल होता है, कर्ल Z अपॉन कर्ल Y। और R किसके इक्वल होता है, कर्ल स्क्वायर Z अपॉन कर्ल X स्क्वायर। S किसके इक्वल होता है, कर्ल स्क्वायर Z अपॉन कर्ल X कर्ल Y। और T किसके इक्वल होता है, कर्ल स्क्वायर Z अपॉन कर्ल Y स्क्वायर। इसके इक्वल होता है। अगर उसने बात यह है कि हायर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर होने का क्या मतलब है कि इसमें R, S और T इनमें से कोई भी एक टर्म रही होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर कर्ल क्यूब Z अपॉन कर्ल X क्यूब इस तरीके की कोई टर्म दिखाई दे जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसका ऑर्डर 1 ना हो, एक से ज़्यादा हो, तो ऐसी ऐसी टर्म दिखाई देंगी। और साथ में ये टर्म भी दिखाई दे सकती हैं, जैसे कि R प्लस P हमारे पास एक हायर ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर R की टर्म दिखाई देती है। अगर फर्स्ट ऑर्डर की होती तो यहाँ पर P और Q की टर्म दिखाई देती, लेकिन यहाँ पर अगर उसने हायर ऑर्डर बोल दिया तो इस तरीके की टर्म दिखाई दे सकती है। यहाँ पर पावर 3, 4, 5, 6 इस तरीके की भी हो सकती है। और साथ में उसने बोला कि लीनियर होनी चाहिए। लीनियर होने का क्या मतलब है कि इनकी डिग्री हमेशा 1 ही होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं आ सकता कि R क्यूब की कोई टर्म आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये कैसी बन जाएगी, नॉन लीनियर बन जाएगी। लेकिन हमें इनकी डिग्री कितनी चाहिए, 1 ही चाहिए। और साथ में उसने बोला कि कांस्टेंट कोफिशिएंट होने चाहिए। कांस्टेंट कोफिशिएंट होने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर R का कोफिशिएंट X नहीं हो सकता, क्योंकि अगर X हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है, वेरिएबल कोफिशिएंट हो जाता है। इसलिए कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली कौन सी होगी, जैसे कि ऐसा हो सकता है, उसने कुछ ऐसा दिया हो, ये हमारे पास क्या बन जाती है, एक हायर ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, जो कैसी है, लीनियर है। और साथ में क्या, उसके कोफिशिएंट कैसे हैं, कांस्टेंट है। अब अगर मैं बात करती हूँ तो ये 2 तरीके की हो सकती हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली इक्वेशंस। पहली होती है हमारे पास होमोजीनियस और दूसरी होती है नॉन होमोजीनियस। तो आज की वीडियो में हम होमोजीनियस के बारे में पढ़ेंगे। होमोजीनियस भी आगे 2 टाइप की होती हैं, अगर रिड्यूस हो जाती हैं इनटू लीनियर फैक्टर, रिड्यूसेबल इनटू लीनियर फैक्टर। और एक होती हैं जो रिड्यूस नहीं की जा सकती लीनियर फैक्टर में, नॉट रिड्यूसिबल टू द लीनियर फैक्टर, नॉट रिड्यूसिबल टू द लीनियर फैक्टर। तो आज की वीडियो में हम होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ होंगी और हायर ऑर्डर की होंगी। अब बात आती है कि एक हायर ऑर्डर की जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसके होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस होने का क्या मतलब है। अगर मैं इसके सिंटैक्स की बात करती हूँ कि मतलब इसको लिखा कैसे जाता है, तो यह होता है हमारे पास कांस्टेंट कोफिशिएंट होते हैं। मैं मान लेती हूँ कि A0 है, फिर उसके बाद dxn प्लस A1 dxn-1 और dy साथ में आ जाएगा, और A2 dxn-2 और dy यहाँ पर आ जाएगा 2। और इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, an dyn, कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर ये A0, A1, A2 ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं। और इसके होमोजीनियस होने का क्या मतलब है, होमोजीनियस होने का क्या मतलब है, अगर ये होमोजीनियस होगी तो हर टर्म के लिए क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर पावर n है और यहाँ पर भी पावर n ही बनेगी। n-1 को अगर मैं +1 कर देती हूँ तो ये पावर क्या बन जाएगी, n बन जाएगी। तो इस तरीके से जब भी होगा तो ये हमारे पास कैसी बन जाएगी, होमोजीनियस बन जाएगी। अगर ऐसा हो जाए कि dxn-1 ऐसा आ जाए, dy की कोई टर्म ना आए, यहाँ पर डिग्री कितनी बन जाए, n-1 बन जाए, तो उस समय ये कैसी नहीं हो सकती, होमोजीनियस नहीं हो सकती। ये कैसी होगी, नॉन होमोजीनियस होगी। तो अब हम बात करेंगे कि हर टर्म के लिए जो सम रहेगा इनकी पावर का, वो कैसा रहना चाहिए, n रहना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस कहते हैं। अब होमोजीनियस इक्वेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसी होमोजीनियस इक्वेशन जो रिड्यूसिबल टू द लीनियर फैक्टर हो जाती है, रिड्यूसिबल टू द लीनियर फैक्टर। रिड्यूसिबल टू द लीनियर फैक्टर होने का क्या मतलब है कि उसमें कुछ ऐसे फैक्टर दिखाई देंगे एंड सो ऑन।
अगर ऐसे फैक्टर दिखाई देते हैं तो मैं क्या करूंगी, या तो ये 0 के इक्वल पुट होगा या ये 0 के इक्वल होगा या फिर कोई और टर्म आएगी वो 0 के इक्वल होगी। मैं मान लेती हूँ इसको 0 के इक्वल मान लेती हूँ मैं तो। और ये क्या है, ये हमारे पास है कर्ल z अपॉन कर्ल x, इसको मैं p नाम दे देती हूँ। और ये कर्ल z अपॉन कर्ल y है तो क्या बनेगा, q बनेगा। ये पहले की वीडियोज में भी हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास ये क्या बन जाती है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है जो कैसी है, लीनियर है। और उसको सोल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड था, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन से यहाँ पर किसका कोफिशिएंट आएगा, स्मॉल p का कोफिशिएंट आएगा क्या, 1। उसके बाद dy के नीचे आता है हमारे पास स्मॉल q का कोफिशिएंट जो क्या बनता है, m1 बन जाता है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर z का कोफिशिएंट आता है, मतलब राइट हैंड साइड में जो टर्म रखी होती है वो यहाँ पर क्या है, 0 है। अब अगर मैं इन दो टर्म्स को आपस में कंपेयर करती हूँ तो हमारे पास क्या मिलेगा, dx1 इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस m1। और अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो क्या बनेगा, m1 dx किसके इक्वल बन जाएगा, dy के इक्वल बन जाएगा। अब मैं इसको इंटीग्रेट करती हूँ तो इंटीग्रेट करूँगी तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो एक सॉल्यूशन तो ये आ जाता है। अब दूसरी टर्म है, यहाँ से भी कुछ ऐसा सॉल्यूशन बनेगा। और तीसरी टर्म है, यहाँ से भी कुछ ऐसा सॉल्यूशन बनेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, अगर वो रिड्यूसिबल टू द लीनियर फैक्टर हो जाती है और कैसी होती है, होमोजीनियस होती है, तो उसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा दिखाई देगा, y माइनस m1x प्लस फाई 2 y माइनस m2x प्लस एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब जो हमारे पास रिड्यूसिबल टू द लीनियर फैक्टर होती है, रिड्यूसिबल टू द लीनियर फैक्टर, उसके भी आगे हमारे पास दो केसेस बनते हैं। सबसे पहला केस बनता है अगर वो रिड्यूस हो जाती है लीनियर फैक्टर में और उसके पास रूट कैसे आ जाते हैं, डिफरेंट आ जाते हैं। रूट कैसे आ जाते हैं, डिफरेंट आ जाते हैं। तो उस टाइम पे हमारा जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या बनता है, y माइनस m1x प्लस फाई 2 y माइनस m2x एंड सो ऑन, अगर मान लिया n डिफरेंट रूट हैं तो। और अगर मान लिया ये रूट रिपीट हो जाते हैं, रूट अगर रिपीट हो जाते हैं तो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा बनेगा, y माइनस m1x। मैं मान लेती हूँ कि एक रूट है जो 2 बार रिपीट हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा x इंटू फाई 2 y माइनस m2x। अगर मान लिया वो 3 बार रिपीट हो जाता है तो क्या बन जाता है, x स्क्वायर y माइनस m3x। तो इस तरीके का इसका सॉल्यूशन बन जाता है। तो इस तरीके से रिड्यूसिबल टू द लीनियर फैक्टर के भी आगे दो केसेस होते हैं। अब अगर हमारे पास कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है, 5dx dy प्लस 6dy स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, इसको कैसा लिख सकती हूँ, dx स्क्वायर प्लस 2dx इंटू डी वाई प्लस 3dx इंटू डी वाई प्लस 6dy स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा लिख सकती हूँ। अब यहाँ से अगर मैं dx कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा, dx प्लस 2dy और यहाँ पर क्या बन जाएगा 3। अगर मैं यहाँ पर dy कॉमन ले लेती हूँ तो क्या बनेगा, dx प्लस 6dy, कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर आएगा 2 क्योंकि हमने 3 कॉमन ले लिया है। तो यहाँ से dx प्लस 2dy भी कॉमन आ जाता है तो यहाँ पर क्या बच जाता है, dx प्लस 3dy इज इक्वल टू 0। और हमने पढ़ा था कि जो रिड्यूसिबल टू द लीनियर फैक्टर होगी तो कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये रिड्यूसिबल टू द लीनियर फैक्टर है। यहाँ पर क्या करेंगे, dx को तो मैं m मान लेती हूँ और dy को मैं 1 मान लेती हूँ। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, m प्लस 2 और यहाँ पर आएगा m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m इज इक्वल टू माइनस 2 आ सकता है और m इज इक्वल टू माइनस 3 आ सकता है, क्योंकि चाहे तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये 0 के इक्वल होगा। अगर इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करके देखती हूँ तो m की वैल्यू ये आ जाती है। और हमने पढ़ा था कि इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा बनेगा। अब रूट कैसे आ गए हैं, डिफरेंट आ गए हैं, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, इज इक्वल टू z, इस इक्वेशन का। तो इस तरीके से सोल्व करते हैं रिड्यूसिबल टू द लीनियर फैक्टर वाली इक्वेशन को। अब अगर मान लिया ये 2 टाइम रिपीट हो जाता, अगर 2, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, y माइनस 2x और साथ में यहाँ पर एक और x आ जाता। अब ये 5y माइनस 2x ये क्या है, ये तो एक फंक्शन है, ये कैसा हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है और यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि log
y माइनस 2x ऐसा भी दिखाई दे सकता है। बस हमें ये वाली टर्म ध्यान रखनी है। ये तो हमारे पास क्या होगा, एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है। ये एक्सपोनेंशियल का फंक्शन भी हो सकता है, ये लोगैरिथम का फंक्शन भी हो सकता है, कुछ और फंक्शन भी हो सकता है। ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। लेकिन फंक्शन किसका रहेगा, y माइनस m1x का फंक्शन रहेगा, जहां पर m1 और m2 हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन इन द केस ऑफ द रिड्यूसिबल टू द लीनियर फैक्टर। अब हमारे पास जो भी सॉल्यूशन बनता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल ये होता है, जहां पर ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो क्या करता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, जैसे कि अगर मान लिया मेरे पास ये इक्वेशन दी गई है और यहाँ पर आ जाता है कुछ साइन x प्लस वाई। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इस होमोजेनियस इक्वेशन को सोल्व कर लूंगी, यहाँ से फाइंड आउट करूंगी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को, और उसके बाद मैं फाइंड आउट करती हूँ पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के भी कुछ एक तरीके होते हैं। यहाँ पर मैं मान लेती हूँ कि ये कैसी इक्वेशन है, कुछ इस तरीके की इक्वेशन है, और यहाँ पर मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पर कुछ f(x,y) दिया गया है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना चाहती हूँ मैं, तो क्या बनता है 1/5 dx, dy, और यहाँ पर है f(x,y). तो कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को। बाद में इसको कुछ अलग तरीके से सोल्व करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल बन जाता है। अब अगर ये मान लिया ये फंक्शन किसी स्पेशल टाइप का होता है, स्पेशल टाइप का होता है, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। अगर मान लिया ये फंक्शन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई टाइप का है, तो हम क्या करेंगे, इस dx की जगह तो उठाकर पुट कर देते हैं अल्फा, और dy की जगह पुट कर देते हैं बीटा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा d अल्फा कोमा d बीटा। और क्या करते हैं, ये हमारे पास जो भी फंक्शन दिया गया है, जो भी फंक्शन दिया गया है, मैं मान लेती हूँ कि साई दिया गया है, इसको हम क्या मान लेते हैं कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई किसके इक्वल है, u के इक्वल है। तो यहाँ पर ये किसका फंक्शन आ जाता है, साई u का फंक्शन आ जाता है, और उतनी ही बार इंटीग्रेट कर देते हैं हम जितना कि हमारे पास उस इक्वेशन का ऑर्डर दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप का फंक्शन आ जाए अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई टाइप का, हम dx को तो अल्फा पुट कर देंगे, dy को बीटा पुट कर देंगे, और ऐसा करने के बाद हमारा फंक्शन फाई अल्फा बीटा के अंदर आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, इस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को u मान करके उसका इतनी ही बार इंटीग्रेशन कर देंगे जितना इस इक्वेशन का ऑर्डर दिया गया है। अब हमारे पास हम मान लेते हैं कि एक एग्जांपल दिया गया है कुछ ऐसा, वो किसके इक्वल हो जाता है, मैं मान लेती हूँ कि 3x प्लस 4y के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर ये अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई टाइप का है, तो हम क्या करेंगे, dx की जगह तो अल्फा पुट कर देंगे, और dy की जगह क्या पुट कर देंगे, बीटा। अल्फा हमारे पास 3 के इक्वल है, और बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पर 3 पुट करती हूँ तो 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 9, और अगर 4 पुट करती हूँ 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 16। और इसका इंटीग्रेशन उतनी ही बार करना है जितना इसका ऑर्डर है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। ऑर्डर अगर 2 है तो इसका 2 बार इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ पर 2 बार किसका इंटीग्रेशन करना है, मैं इसको क्या मानती थी, u मान लेती थी, तो u du। अब इसको सोल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही हमारे पास क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल बन जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लिया ये अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर 0 बन जाता है, यहाँ पर 0 बन जाता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो भी फंक्शन दिया गया है यहाँ पर, चाहे तो उसको x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर देते हैं या फिर y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर देते हैं। तो इसलिए 2 पर्टिकुलर इंटीग्रल बन सकते हैं। एक तो जब हम इसको x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे, और एक जब हम इसको y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे। अगर x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पर x लिख लेते हैं, और अगर y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं y। और अगर मान लिया फिर भी 0 आ जाता है तो हम क्या करते हैं, y की पावर इंक्रीज करते रहते हैं, अगर y के विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव करते जाएंगे तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल इस केस में। अब ये अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई किसी खास तरीके का भी हो सकता है, जैसे कि अगर मान लिया ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है e टू दी पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई टाइप का, तो हम क्या करेंगे, dx को तो अल्फा पुट करेंगे और dy को क्या पुट कर देंगे, बीटा पुट कर देंगे, और फिर इसी तरीके से सोल्व कर लेंगे।
अगर मान लिया यहाँ पर साइन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई टाइप के फंक्शन आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डी एक्स स्क्वायर को तो माइनस अल्फा स्क्वायर पुट करते हैं, डी वाई स्क्वायर को माइनस बीटा स्क्वायर पुट करते हैं और डी एक्स डी वाई को क्या पुट करते हैं, माइनस अल्फा बीटा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। और पर्टिकुलर इंटीग्रल का एक और केस होता है, जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, यहाँ पर फाइव डी एक्स डी वाई और यहाँ पर वी एक्स वाई कुछ ऐसा फंक्शन है और साथ में हमारे पास क्या दिया गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी दिया गया है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई टाइप का, और साथ में हमारे पास एक और फंक्शन को क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया। तो इस केस में हम क्या करते हैं, डी एक्स कोमा डी वाई, इस डी एक्स कोमा डी वाई को किससे रिप्लेस कर देते हैं, डी एक्स प्लस अल्फा से, डी वाई को रिप्लेस कर देते हैं डी वाई प्लस बीटा से। और यहाँ पर फिर हम किसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं वी एक्स वाई का पर्टिकुलर इंटीग्रल इसी तरीके से। तो इस तरीके से भी पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल सकते हैं, जैसा कि हमने उस केस में देखा था कि एक बार तो हम x के विद रिस्पेक्ट टू भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, y के विद रिस्पेक्ट टू भी डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो दो अलग अलग पर्टिकुलर इंटीग्रल मिले थे, तो एक से ज़्यादा पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें मिल सकते हैं होमोजीनियस के केस में। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।